नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों ही परीक्षाएं होती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। एक परीक्षा को पास किए बिना आप दूसरे पड़ाव में नहीं जा सकते। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक विषय लेकर आया हूँ, जिसकी तैयारी हम शुरू से लेकर अंत तक करेंगे। और विषय का नाम है हमारे संविधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी दोनों में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और दोनों में उसका वेटेज लगभग अच्छा खासा है। तो आप सभी की सुविधा के लिए ही मैं इस तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इस सीरीज में हम संविधान का अध्ययन शुरू से लेकर अंत तक करने वाले हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपका संविधान कमजोर है और उसमें कहीं भी आपको समस्या आ रही है, तो आप इस सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपने संविधान को अच्छा बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें वो तमाम आयाम कवर हो पाए जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये संविधान की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा स्पष्ट कर दूं और आश्वस्त कर दूं कि इस सीरीज में हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य परीक्षा को मुख्य केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रीलिम्स के जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उनको सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी संविधान की इस यात्रा को। आप सभी का इस यात्रा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए होती है और उस व्यवस्था को ही राज व्यवस्था कहते हैं। यहां पर हम लोग राज व्यवस्था का ही अध्ययन करने वाले हैं। राज व्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है राज और जो दूसरा शब्द है वो है व्यवस्था। पहले तो हम ये समझ लें कि राज व्यवस्था क्या होती है। यहां पर राज व्यवस्था से तात्पर्य है राज्य की व्यवस्था, अर्थात राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसे ही राज व्यवस्था कहा जाता है। राज व्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला शब्द हमारा राज्य है, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि राज्य क्या होता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि राज्य कोई प्रांत होगा, या फिर आमतौर पर हमें जानकारी के अभाव में हम राज्यों या फिर प्रांतों को ही राज्य कहते हैं। एक्चुअल यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में राज्य की अवधारणा अलग है। राज्य से तात्पर्य किसी निश्चित भूभाग पर, किसी निश्चित भूभाग पर निवासरत जनसंख्या से है। अर्थात यदि किसी निश्चित भूभाग पर कोई जनसंख्या रहती है तो उसे राज्य कहते हैं। परंतु क्या कहीं पर भी रहने वाली जनसंख्या को हम राज्य कह दें? तो इसका उत्तर होगा गलत। उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि एक गांव यहां से जाकर अमेरिका में बस गया और उन्होंने अपने गांव का नाम रख लिया खंडवा, तो क्या खंडवा राज्य हो गया? तो इसका उत्तर राजनीति में न होगा, क्योंकि राज्य कहलाने के लिए आपके पास 4 आधार तत्व होना चाहिए। यहां पर नई अवधारणा आई है राज्य के तत्व। अगर आपको राज्य कहलाना है तो आपके पास 4 तत्व होना चाहिए। तो कब हम किसी क्षेत्र को राज्य कह सकते हैं, इस बात के लिए
हमें इन चार तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक है और इन चार तत्वों के आधार पर ही आप किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो क्या वो क्षेत्र है, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसी भी भूभाग को राज्य कहलाने के लिए एक निश्चित भूभाग चाहिए, यानी कि एक क्षेत्रफल चाहिए जहां पर वह राज्य अपनी क्रियाएं संचालित कर सके या अपनी गतिविधियां कर सके। यदि भूभाग नहीं होगा तो वो अपनी क्रियाएं कहां करे। तो पहला तत्व तो हमारा यही है कि एक निश्चित भूभाग हो, किसी भी राज्य के पास एक निश्चित भूभाग हो। दूसरा जो तत्व है उसे कहते हैं जनसंख्या। बिना जनसंख्या के आप किसी भी राज्य को राज्य नहीं कह सकते। अर्थात राज्य कहलाने के लिए आपके पास आवश्यक है कि जनसंख्या हो, और जनसंख्या उस क्षेत्र की हो, वहां पर निवासरत जनसंख्या हो। ऐसा नहीं कि भारत एक क्षेत्र है और अमेरिका में जनसंख्या रह रही है तो भारत को राज्य कहते हैं, नहीं। यदि भारत का क्षेत्र है तो भारत के पास जनसंख्या होना आवश्यक है, तभी हम भारत को राज्य कह पाएंगे। दूसरा हमारा जो तत्व है वो है जनसंख्या, और जनसंख्या और भूभाग के आधार पर हम राज्य कहेंगे। परंतु तीसरा जो तत्व है वह भी आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो फिर हम इसे राज्य नहीं कह सकते। अर्थात यदि आपको राज्य का स्टेटस चाहिए, राज्य का दर्जा चाहिए, तो आपके पास एक तीसरा तत्व चुनाव होना चाहिए जिसका नाम है सरकार। अर्थात एक भूभाग चाहिए, उस पर रहने वाली जनसंख्या चाहिए, साथ में सरकार चाहिए, उस जनसंख्या की अपनी सरकार हो जो उनके लिए नीतियों का निर्माण कर सके और उनके लिए नीतियों का क्रियान्वयन कर सके। और चौथा जो हमारा तत्व है उसका नाम है संप्रभुता। यहां पर संप्रभुता से तात्पर्य है कि वह राज्य अपनी नीति निर्माण में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसकी आंतरिक और बाह्य नीतियों के निर्माण में वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। मान लीजिए कि वो अपने देश में कोई योजना लागू करना चाहता है, तो वो योजना लागू करने से पहले वो किसी की अनुमति नहीं लेगा। यदि राज्य को लगता है, सरकार को लगता है कि मुझे ये योजना लागू करनी है, तो लागू कर देगा। वो अमेरिका से नहीं पूछेगा, वो ब्रिटेन से नहीं पूछेगा। भारत को लगता है कि हमें लाडली बहना योजना लाना है तो वो ले आएगी, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। यहां पर मैंने दो बातें कही कि आंतरिक नीति और बाह्य नीति दोनों के निर्माण में उसे स्वतंत्र होना चाहिए। और यदि किसी राज्य के पास ये चारों आधार तत्व हैं तो आप उसे राज्य कह सकते हैं। तिब्बत के पास, वर्तमान में तिब्बत वह क्षेत्र है जिसके पास सरकार नहीं है अपनी, इसलिए उसे राज्य नहीं कहते, वो चीन के अधीन है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए एक राज्य व्यवस्था चाहिए, और राज्य व्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राज्य, दूसरा है व्यवस्था। राज्य से तात्पर्य किसी निश्चित भूभाग पर निवासरत जनसंख्या से है, और इस जनसंख्या को राज्य कहलाने के लिए चार आधार तत्वों की आवश्यकता है, जिसमें नंबर 1 है भूभाग, नंबर 2 है जनसंख्या, नंबर 3 है सरकार, और नंबर 4 है संप्रभुता। इन चारों के होने से ही आप उसे राज्य कह सकते हैं। तो क्या इतने में हमारा काम बन जाएगा? क्या ये चारों चीजें होगी तो व्यवस्थाएं चल जाएगी? नहीं। इन व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए हमारे पास और भी नियामक कदम हमें उठाना पड़ेंगे। विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं और सरकारों के सामने चुनौती होती है कि वहां पर कानून कौन निर्माण करे, कानूनों का निर्माण कौन करेगा, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा, और साथ में उन कानूनों की समीक्षा कौन करेगा कि बनाए गए कानून सही है या नहीं है, न्याय संगत है या नहीं।
और यदि कानून न्याय संगत है तो उसका इम्प्लीमेंट, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से किया गया था या नहीं था। तो इसके लिए, इस चुनौती का समाधान करने के लिए शासन व्यवस्था हमने बनाई। और शासन व्यवस्था के 3 अंग है। शासन व्यवस्था के 3 अंग है। शासन व्यवस्था को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि शासन क्या होता है। वह तंत्र जो संबंधित राज्य क्षेत्र में अपनी नीतियों का निर्माण करता है और उसको लागू करवाता है, शासन तंत्र कहलाता है। इसके 3 अंग हैं। इसके 3 अंग हैं। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वह तंत्र जो संबंधित राज्य कह लीजिए, क्षेत्र कह लीजिए, क्षेत्र या फिर संस्था की गतिविधियों का क्रियान्वयन व नियमन करता। नियमन करता हो, शासन तंत्र कहलाता। शासन के 3 अंग हैं। मतलब शासन अपनी गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु, नियंत्रित करने हेतु, निर्देशित करने हेतु 3 अंगों के माध्यम से कार्य करता है। तो सब क्या है वो अंग, आइए समझते हैं। शासन के अंग, सबसे पहले तो पहला जो इसका अंग है उसे कहते हैं विधायिका। दूसरे नंबर पर जो शासन का अंग है उसे कहते हैं कार्यपालिका। और तीसरे नंबर पर जो शासन का अंग है उसे कहते हैं न्यायपालिका। सर विधायिका क्या होता है? पहला सवाल बच्चों का उठता है कि सर विधायिका क्या होता है? वह तंत्र जहां पर कानून या विधि का निर्माण किया जाता है, विधायिका कहलाता है। सामान्य भाषा में जहां पर कानून का निर्माण या फिर जो कानून का निर्माण करे, विधायिका कहलाता है। अब बन गया है हमारा कानून, तो इस कानून को क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है, शासन के अंतर्गत एक जो संस्था है वो विधियों का निर्माण कर रही है, विधि का बना रही है, कानून को बना रही है। साथ में इनके इसी के समकक्ष एक दूसरी संस्था है जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। एक दूसरी व्यवस्था है जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था को लागू करवाए। क्या करवाए? लागू करवाए। तो कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करवाना। लागू करवाना। तीसरी ओर जो हमारी तीसरी व्यवस्था है उसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका का यहाँ पर कार्य है, जो कानून विधायिका ने बनाया क्या वो कानून वैध है या अवैध है, न्याय संगत है या न्याय संगत नहीं है, इस बात की समीक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इस बात की समीक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है।
और निष्पक्ष कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला तंत्र ही न्यायपालिका कहलाता है। अब सवाल हमारे सामने यह उठता है कि शासन या फिर शासन के अंग काम कैसे करें, किसे वो आधार मानकर नीतियों का निर्माण करे, कानून का निर्माण करे, योजनाओं का निर्माण करे। वो आधार बिंदु क्या हो, किसके इर्द गिर्द हम लोग व्यवस्थाओं का निर्माण करें, नीतियों का निर्माण करें, कानून का निर्माण करें। जैसे बच्चों के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए कार्य करना है, स्वास्थ्य के लिए काम करना है, रोजगार के लिए काम करना है, हमें वो काम बता दे तो हम उस आधार पे काम करेंगे। तो इस कार्य बताने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे संविधान कहा जाता है, जिसे संविधान कहा जाता है। संविधान ही वह दस्तावेज है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा करता है, इनके कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, इनके बीच उत्पन्न विवादों का निवारण करता है, इनकी शक्तियों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित करता है कि विधायिका कार्यपालिका काम नहीं कर सकती, कार्यपालिका विधायिका का काम नहीं कर सकती, न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य नहीं करेगी। ये बात संविधान में लिखी, कहाँ लिखी हुई होती है? संविधान में लिखी हुई। तो यह तमाम बातें हमारी राज व्यवस्था का अंग है। और इसके बाद एक नई अवधारणा आई है कि शासन के अंगों को आधार प्रदान करने हेतु हमें संविधान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सर संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? ठीक, तो संविधान वह मौलिक दस्तावेज है, वह मौलिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश, संस्था या संगठन का शासन संचालित होता है। संचालित होता है, उसे ही हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए छात्रों इतना ही। इस सीरीज को हम लोग लगातार आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के लिए हम लोग निःशुल्क पूरी तरीके से यूट्यूब पर पूरा कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें आंसर राइटिंग से लेकर तमाम वो बिंदु जो मुख्य परीक्षा में हमें ध्यान रखना आवश्यक है, ये तमाम बातें हम आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।